तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं शानदार होंगे, जानदार होंगे। स्वागत है आप सभी का एमपी सेट यूजीसी नेट के एक और क्लास में। ये जो क्लास होने वाली है वो मॉडर्न एज को डेडिकेटेड है। और मैं आपको बताऊं मॉडर्न एज में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्या क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और क्या पूछा जा सकता है, वो भी मैं आपको इस सेशन में बताऊंगा। ठीक है। और कौन कौन से राइटर को पढ़ना है, उन सब चीज़ों के बारे में बेस्ट डिस्कशन होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को विदाउट वेस्ट ऑफ एनी टाइम। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं, ये जो मैं क्लास आप लोग की ले रहा हूँ ये एमपी सेट और यूसी नेट के लिए टारगेट करके कोर्स जो चल रहा है उसके ही है। ठीक है। अगर आप भी कोर्स में ज्वाइन होना चाहते हैं तो आपको रेवंस टू टैब डाउनलोड कर लेना चाहिए गूगल प्ले स्टोर से, और वहां से आप कोर्स को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। तो मॉडर्न पीरियड जो है वो 1900 से स्टार्ट होकर के 1945 के जो बीच का समय है वो मॉडर्न पीरियड कहलाता है। और मॉडर्न जो मॉडर्निज्म इन्वॉल्व्स अ रेडिकल एंड कंसाइसिस ब्रेक द विग विद द पास्ट रिजेक्शन ऑफ कन्वेंशनल विक्टोरियन मॉरलिटी एंड इन्वेंशन ऑफ न्यू फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन। तो इसमें क्या हुआ, तो जो मॉडर्न है मतलब आधुनिकता है, ठीक है, उसमें जो पुराने समय पे, जो अतीत के समय में, जो पास्ट टाइम पर जो चीजें थी उससे ये थोड़ा सा क्या था, हट के था, अलग था। और इसमें जो विक्टोरियन जो एज की जो चीजें चल रही थी वो उसमें यहाँ पे सुधार होकर के कुछ और उसमें इन्वेंशन होकर के, और यहाँ पे एक नया चीज क्या हुआ, स्टार्ट हुआ। ठीक है, नया एक्सप्रेशन, न्यू फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन स्टार्ट हुआ। In 20th century, several society, social, economic, scientific, culture, and political changes took place that shook the फाउंडेशन ऑफ एग्जिस्टिंग वर्ल्ड ऑर्डर। ठीक है, तो इसमें यह था कि 20 सेंचुरी में कई सामाजिक, आर्थिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक परिवर्तन हुए थे। ठीक है, मतलब कई सारे परिवर्तन हुए थे इस समय पे, 20वीं शताब्दी पे। और उसमें मतलब ये कह सकते हैं कि द स्टूक द फाउंडेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग वर्ल्ड ऑर्डर, मतलब इसमें क्या हुआ, जिन्होंने मौजूदा विश्व की व्यवस्था को जो नींव थी उसको क्या कर दिया, हिला दिया। मतलब एक नए तरीके से यहाँ पे समय जो है चालू हुआ। वन मोस्ट एमिनेंट मूवमेंट टुक प्लेस इन द मॉडर्न पीरियड वाज वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। ठीक है, तो इसी समय पे, ठीक है, इसी समय पे मतलब जो मॉडर्न युग था उसी समय पे एक सबसे बड़ा कह सकते हैं प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, जो लगभग 1914 से स्टार्ट होकर के 1918 तक चला था। ठीक है। द मॉडर्न राइटर्स felt betrayed by the war, and the changing world caused the creation of new form of writing in accordance with the modern age, thus giving rising the modern literature। ठीक है, मतलब आधुनिक लेखकों, जो आधुनिक राइटर, जो मॉडर्न राइटर थे, ठीक है, उन्होंने भी युद्ध से खुद को ठगा हुआ महसूस किया। मतलब जो युद्ध हुआ था मॉडर्न वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, उससे अपने आप को इन्होंने कहीं ना कहीं ठगा हुआ महसूस किया, और बदलती दुनिया के कारण आधुनिक युग के अनुरूप लिखने के लिए सृजन किया। मतलब एक नई तरीके से लिखने का जो समय स्टार्ट हुआ वहीं से माना गया। ठीक है। और इस प्रकार आधुनिक साहित्य का क्या हुआ, जन्म हुआ। मॉडर्न लिटरेचर का यहीं से क्या हुआ, राइजिंग हुआ। कहाँ से, 1914 से जो वॉर हुआ था वहां से। हालांकि 1900 से माना जाता है, लेकिन मेन जो रीजन है जो वर्ल्ड वॉर हुआ उस समय से ये जो राइटर्स थे वो मानने लगे। इन मॉडर्न लिटरेचर द फोकस शिफ्ट अवे फ्रॉम एक्सटर्नल रियलिटी टू द इनर रियलिटी ऑफ ह्यूमन माइंड। ठीक है। देखिए, इसमें क्वेश्चन आपसे आ सकता है कि मॉडर्न जो राइटर्स थे वो कहाँ से अपने आप को क्या एक चेंज अपने आप को कर पाए, तो ये आपको बताना पड़ेगा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से। ठीक है। और ये जो लाइन है इन मॉडर्न, तो इसमें ये था कि आधुनिक जो साहित्य है, जो मॉडर्न लिटरेचर है, उसमें ध्यान जो है बाहरी वास्तविकता से हटकर मानव मन के आंतरिक वास्तविकता को केंद्रित किया। मतलब जो भैया बाहर बाहर की चीजों पे घूम रहा था, अब वो जो है रियलिटी, जो ह्यूमन माइंड की रियलिटी है, उस पर इन्होंने फोकस किया। मॉडर्निस्ट पोएट्री इज कैरेक्टराइज्ड बाय फ्री वर्स, द यूज ऑफ colloquial diction and prosaic words। ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं
कि आधुनिकतावादी कविता की विशेषता मुक्त छंद, बोलचाल की भाषा और गद्यात्मक शब्दों का प्रयोग है। ठीक है, मतलब आधुनिकता जो थी वो यहाँ से क्या हुई, थोड़ी सी बढ़ी। और इसमें जो वर्क हैं वो किस प्रकार से लिखे गए वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, समझिएगा। कि आधुनिकता की जो कविता थी वो कैसे लिखे गए, तो फ्री वर्सेस यहाँ पे लिखे गए। ठीक है, ध्यान रखिएगा, फ्री वर्सेस। जो भाषा थी, जो बोलचाल की लैंग्वेज थी, उनका प्रयोग प्रोजेइक वर्ग में किया गया। ठीक है, मतलब प्रोज, जो प्रोज होते हैं उनको लिखने के लिए कोलोक्वियल डिक्शन, मतलब जो अपनी बोलचाल की भाषा होती है उस पर उन्होंने फोकस किया। By the end of 19th century, the pre-industrial economy life and the way of life had almost disappeared. ठीक है, मतलब ये हुआ कि जो 19 जो सेंचुरी थी उसके लास्ट में जो इंडस्ट्रियल इकोनॉमी थी पहले की वो क्या हुआ, उसका जो व्यवस्था था, अर्थव्यवस्था थी, वो क्या हुई, धीरे धीरे लुप्त हो गई, मतलब खत्म हो गई। ठीक है, 19 सेंचुरी के लास्ट तक में जो इकोनॉमिक इंडस्ट्रियल थी, इंडस्ट्रीज थी, वो सब क्या हो गई, धीरे धीरे खत्म हो गई। In 1911, 70% of the countries lived in urban areas. ठीक है, और यहाँ पे जो पुरानी व्यवस्था थी वो खत्म हुई और यहाँ पे लगभग 70% लोग जो थे वो अर्बन एरिया में, मतलब शहरी जीवन अब बिताना चालू कर दिए थे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, 1911 में जो है लगभग 70% जो लोग थे वो शहरी क्षेत्रों में रहना चालू कर दिए थे। द न्यू पोएट्री इन द is the poetry of revolt resulting from the impact of science, which can be seen both in the form and content of poetry. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, तो यहाँ पे नई जो पोयम थी, साइंस साइंस के प्रभाव से मतलब उत्पन्न जो विद्रोह की कविता थी, जो पोयम थी, जिसे दोनों में से देखा जा सकता है कविता का रूप और सामग्री। मतलब देखिए ये था, देखिए पहले क्या होता था कि मनोभाव से पोएट्री चलती थी, फिर इसमें साइंस का प्रभाव पड़ा। अब जब साइंस का प्रभाव पड़ा तो ये दोनों क्या हुआ, मिले जुले, मतलब साइंस के प्रभाव से और जो मन की जो बातें थी उनके दोनों के मेल से ये क्या हुआ, आगे की पोएट्री लिखना चालू हुई। avant grade is considered to be the hallmark of modern literature. ठीक है, तो यहाँ पे है कि जो अवंत ग्रेड को ऐसा कह सकते हैं कि आधुनिक साहित्य का पहचान माना जाता है। मतलब जो अवंत ग्रेड हैं इनको ऐसा माना जाता है कि ये जो हैं वो मॉडर्न लिटरेचर के हॉलमार्क हैं, मतलब पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने ऐसा करना स्टार्ट किया। Away Theatre was founded in Dublin 1904 by W. Yeats and Lady Gyori Gyogri। तो इसमें ये था कि जो अवे थिएटर जो था उसकी स्थापना हुई, उसके फाउंडेशन हुआ डबलिन में 1904 पे। ठीक है, जो बहुत फेमस है। और यहाँ से एक नई लिखने की जो क्रांति है वो चालू हुई। ठीक है, उसमें W. B. ईट्स थे, ध्यान रखिएगा, और लेडी ग्योगरी थे, जिन्होंने ऐसा अबे थिएटर के फाउंडेशन में जिनका योगदान था। ठीक है, रशियन रिवॉल्यूशन टुक प्लेस इन 1917। जो रशियन रिवॉल्यूशन था वो 1917 में क्या हुआ, स्टार्ट हुआ। ठीक है, आयरिश फ्री स्टेट वाज एस्टेब्लिश इन 1921 और यहाँ पे आयरिश जो थे वो भी फ्री हुए 1921 पे। सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट इन इंडिया टुक प्लेस इन 1922 और यहाँ पे जो है 1922 पे सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट भी चला। फर्स्ट लेबर गवर्नमेंट जो आई वो 1924 पे आई थी, मतलब जो लेबर गवर्नमेंट थी इंग्लैंड में वो 1924 पे आई थी। उसी कारण बहुत सारे जो देश हैं वो आजाद भी होते हैं, उसमें भारत भी है। हिटलर बिकम्स जर्मन चांसलर इन 1933 और इसी बीच मतलब मॉडर्न एज के टाइम पे ही जो हिटलर है वो क्या हुआ, चांसलर बना 1933 में। स्पेनिश सिविल वॉर 1936-39 टुक प्लेस बिटवीन रिपब्लिकन्स एंड नेशनलिस्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिए, स्पेनिश गृह जो युद्ध हुआ था, सिविल वॉर हुआ था, उसमें रिपब्लिकन और राष्ट्रवादियों के बीच क्या हुआ था, युद्ध हुआ था। ठीक है,
वर्ल्ड वॉर वन तो मैंने आपको बता दिया 1914 से 1918 तक चला, और 1939 से 1945 तक वर्ल्ड वॉर टू भी चला। ठीक है, तो ये सब मॉडर्न टाइम पे ही था, मॉडर्न लिटरेचर के टाइम पर ही ये सब युद्ध हुए थे बड़े बड़े। ठीक है, आगे मैं आप लोग को थोड़ा सा राजाशाही जो शासन था उसके बारे में थोड़ा समझा देता हूँ, ये मॉडर्निज्म में और क्या क्या चीजें रही होंगी, ठीक है, या रही हैं। तो मोनार्कीज ऑफ मॉडर्न एज इंग्लैंड, इंग्लैंड में कौन राजा थे? तो वहां पे मैं आपको बता दूं, एडविन एरा। उस समय पे क्या, कौन सा एरा चल रहा था? एडविन एरा चल रहा था। ठीक है, और एडविन एरा में किंग एडवर्ड जो 7 थे, वो उस समय पे राज कर रहे थे, जिन्होंने 22 जनवरी 1901 से लेकर के 6 मई 1910 तक क्या किया, राज किया। और इन्हीं के राज, इन्हीं के समय पे द एरा इज कॉल्ड एडवरिन पीरियड। ठीक है, और एडवर्ड जो पीरियड जो स्टार्ट हुआ वो इन्हीं के नाम से स्टार्ट हुआ। ही डाइड इन 1910 इन द मिड्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस दैट वाज रिवोल्ट बाय द पार्लियामेंट एक्ट 1911। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा 1910 में जो है इनकी डेथ हो गई थी। देन उसी समय फिर क्या हुआ कि राजा कौन बने? तो किंग जॉर्ज 5। ठीक है, 6 मई 1910 से लेकर के 20 जनवरी 1936 तक कौन राजा रहे? तो किंग्स जॉर्ज 5 जो है वो राजा रहे। ठीक है, किंग रहे वहां के। ठीक है, ही वॉज द किंग of the United Kingdom and British dominions and Emperor of India from 6 May 1910। और ये इंडिया के भी क्या रहे? राजा रहे, क्योंकि उस समय भारत पे अंग्रेजों का शासन था। He was the only emperor of India to be present at his own Delhi दरबार। और ये ऐसे राजा थे जो दिल्ली दरबार पे क्या हुए थे? हाजिर हुए थे। ठीक है, he renamed his ancestry house of Saxe Coburg and Gotha to House of Windsor due to anti-German Republican sentiments. He was succeeded by his eldest son, King 7। ठीक है, तो ये लाइन उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसको थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं आप। ठीक है, तो इनके बारे में ये तो आपको पता चल गया। दिल्ली दरबार में पहले ऐसे राजा थे इंग्लैंड के जो दिल्ली में हाजिर हुए थे। ठीक है, उनके सबसे बड़े बेटे किंग एडवर्ड जो थे वो क्या हुए? वो किंग एडवर्ड 8, ध्यान रखिएगा, किंग एडवर्ड 8। ठीक है, यहाँ पे एडवर्ड थे ना, 7 थे वो, ये एडवर्ड कौन है? 8 हैं। ये क्या हुए? राजा हुए। इनके बाद, किनके बाद? ये इनके बाद। ठीक है, जॉर्ज 5 के बाद। अब मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जॉर्जिया एक पोएट्री चली। ठीक है, जॉर्जियन पोएट्री। ठीक है, उसमें क्या था, मेन चीज क्या है जो आपको ध्यान रखनी है जॉर्जियन पोएट्री में? देखिए यहाँ पे समझ में आया ना आपको, एडविन एरा चल रहा था। एडवर्ड जो किंग एडवर्ड थे 7 थे राजा, इनके डेथ के बाद इनके जो राजा बने वो कौन बने? जॉर्ज 5 बने। जॉर्ज 5 के बड़े बेटे जो थे वो फिर राजा बने इनके डेथ के बाद। ठीक है, किंग एडवर्ड के 8 बने। ठीक है, और जॉर्जियन पोएट्री के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं, जॉर्जियन पोएट्री जो है रेफर्स टू अ सीरीज ऑफ एंथोलॉजीज showcasing the work of a school of English poetry that was established during the reign of King George V of United Kingdom 1910 to 1936। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ जो जॉर्जियाई पोयम थी वो क्या हुआ कि वो एक स्कूल के काम को प्रदर्शित करने वाली और संकलनों की एक श्रृंखला थी। ठीक है, मतलब एक तरह की क्या थी? पोयम की सीरीज थी। ठीक है, जो क्या हुआ, जो यूनाइटेड किंगडम के किंग जो थे जॉर्ज 5 के शासन काल के दौरान स्थापित हुई। ठीक है, तो जॉर्जियन पोएट्री जो है वो कह सकते हैं आप कि किंग जॉर्ज 5 के समय पे स्टार्ट हुई एक पोएट्री है। ठीक है, और इन्हीं के नाम से भी है। द फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ इट वॉज प्रोड्यूस अंडर द गाइडेंस ऑफ रिपर्ट ब्रुक। ठीक है, मतलब इसका अगर आपको ये कहा जाए कि इसका पहला जो खंड है, जो पहला जो वॉल्यूम है, रूपर्ट ब्रुक 1912 के मार्गदर्शन में तैयार किया गया। मतलब जो जॉर्जियन पोएट्री का जो फर्स्ट कह सकते हैं वॉल्यूम है वो वो किसके समय पे किसके रिपोर्ट ब्रुक के गाइडेंस पर क्या किया गया? छापा गया। ठीक है, छापा गया मतलब तैयार किया गया। ठीक है, छापा गया नहीं मतलब तैयार किया गया। ठीक है, चलिए
प्रोड्यूस किया गया। द जॉर्जियन पोएट्स वर दोज हुज वर्क अपीयर्ड इन अ सीरीज ऑफ 5 एंथोलॉजीज नेम जॉर्जियन पोएट्री पब्लिश्ड बाय हैरोल्ड मोनरो एंड एडिटेड बाय एडवर्ड मार्स। ठीक है, तो यहाँ पे जॉर्जियाई जो पोएट थे उनमें से जिनकी जो वर्क थे हैरोल्ड मोनरो द्वारा प्रकाशित किया गया, ध्यान रखिएगा उसको पब्लिश किसके किसके द्वारा किया गया, जॉर्जियन पोएटर के जो पोएट थे उनके जो वर्क थे उसको हेरल्ड मोनरो द्वारा क्या किया गया, पब्लिश कराया गया। और एडिट किसके द्वारा किया गया, तो एडवर्ड मास के द्वारा एडिट किया गया। ठीक है, कुछ मैं आपको नाम बता देता हूँ जो जॉर्जियन पोएट्री के पोएट रहे हैं। तो डब्ल्यू एच डेविस, एडवर्ड ब्रेंडन, रूपर्ट ब्रुक, रॉबर्ट ग्रीव्स, ठीक है, डब्ल्यू एच लॉरेंस, वॉल्टर डी लॉमेर, सीज फायर सेशन, जॉन ब्रिंक वाटर एंड विल्फ्रेड ओन। ठीक है, तो ये कुछ लोग ऐसे हैं जो इस ग्रुप में इंक्लूड थे। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो वर्क है उसके बारे में समझते हैं क्या है। ठीक है, नेक्स्ट जो लाइन है उसके बारे में समझते हैं क्या है। उम्मीद कर रहे होंगे आपको समझ में आ रही होंगी ये चीजें। जॉर्जियन पोएट्री के बारे में अगर पूछ ले तो बताइएगा, मॉडर्न एज में स्टार्ट हुई थी, है ना, और इसके बारे में क्या क्या चीजें आप जानते हैं वो जो मैंने अभी बताया वो बताइएगा। ठीक है, आगे चलते हैं डियर स्टूडेंट्स। Georgian were ये मतलब Georgian were more attached to the countryside than cities and town because they felt that it offers more solace to the people who are disillusioned with the evils of the industrial and mechanical age। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है, जॉर्जियन वर मोर अट्रैक्टेड। ठीक है, तो यहाँ पे समझिएगा जो जॉर्जियन लोग थे वो शहरों और कस्बों की तुलना में ग्रामीण इलाकों की ओर अधिक जो है आकर्षित थे। मतलब जो जॉर्जियन पोएट थे वो शहरों में और कंट्री साइड मतलब शहरों की ओर नहीं लिखते थे, वो शहरों की चीजों पे नहीं लिखते थे, वो गांव की जैसी चीजों पे ज्यादा लिखना पसंद करते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि यह जो उन लोगों की अधिक सांत्वना प्रदान, मतलब जो गांव की ओर ये लिखते हैं तो वो उनको ज्यादा अच्छा सांत्वना प्रदान करता है, और औद्योगिक और यांत्रिक युग की बुराइयों से मोह भंग कर चुके हैं। ठीक है, मतलब जो शहर में रह रह के मतलब उब चुके हैं, ऐसे लोग जॉर्जियन पोएट्री में क्या थे, शामिल थे, जो गांव की ओर गांव की चीजों के बारे में लिखना पसंद करते थे। द ओनली लिमिटेशन टू द जॉर्जियन पोएट वॉज दैट दे वर नॉट अवेयर ऑफ द tensions and conflicts of the contemporary period which would lead to the ravages of first world war। ठीक है, तो चलिए इसको समझिएगा। जॉर्जियाई जो पोएट थे, पोएट की एकमात्र सीमा यह थी कि वे जो मतलब कंटेम्परीज थे, मतलब समकालीन काल के जो तनावों और संघर्षों से अवगत नहीं थे। मतलब जो देखिए, मतलब जो शहरी दुनिया में इसको जानते नहीं थे कि वहां पे कितनी टेंशन है, कितने संघर्ष है। तो जॉर्जियन पोएट उस चीज से इनको क्या करते थे, अवगत कराते थे। ठीक है, और प्रथम विश्व युद्ध की जो तबाही है, तबाही का कारण भी बताते थे। ठीक है, चलिए जॉर्जियन पोएट के बाद कौन आए, तो किंग एडवर्ड एट आए। ठीक है, अब ये जो है इनका जो शासन काल था वो बहुत सी शॉर्ट पीरियड था। 1936 जनवरी 20 से ये थे और 11 दिसंबर 36 में ही इनका शासनकाल समाप्त हो गया। मात्र 11 महीने का इनका शासनकाल था। He caused a constitutional crisis by proposing a marriage to American socialite Wallis Simpson had divorced her first husband, who had divorced her first husband and was seeking divorce from second। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि उन्होंने अमेरिका सोशलाइट जो वॉलिस सिम्पसन को शादी का प्रस्ताव देकर संवैधानिक संकट पैदा कर दिया, जो अपने पहले पति को तलाक दे चुकी थी और दूसरे से तलाक मांग रही थी। मतलब एक ऐसी यहाँ पे शादी के लिए किंग एडवर्ड एट ने प्रपोज किया था, जो अमेरिकन थी, सामाजिक थी अमेरिकन की, है ना, वॉलिस सिम्पसन। ठीक है, जो पहले हस्बैंड से डिवोर्स हो चुका था और सेकंड से डिवोर्स की बात चल रही थी, ऐसे के साथ इन्होंने शादी का प्रपोजल रख दिया था। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ। ही वॉज एब्डिकेटेड बिकॉज ही चूज नॉट टू एंड हिज रिलेशनशिप विथ वॉलिस सिम्पसन। ठीक है, तो यहाँ पे समझिएगा
उन्हें गद्दी छोड़ दी गई, ठीक है, उनकी जो गद्दी थी उन्होंने छोड़ दिया क्योंकि उन्होंने वॉलिस सिम्पसन के साथ अपने रिश्ते को खत्म नहीं करने का फैसला किया, ठीक है। He was succeeded by his younger brother Albert, who chose the leaguer name George सिक्स, ठीक है। तो जब उन्होंने गद्दी छोड़ी तो उसके बाद जो राजा बने वो जॉर्ज सिक्स बने, जो उनके क्या थे, छोटे भाई थे, ठीक है। 1926 with a reign of 1926 days, Edward VIII was one of the shortest monarchists in British of Commonwealth history। ये ध्यान रखिएगा, लंदन की जो वो थे, क्या बोलते हैं, जो कॉमनवेल्थ मतलब चार जो देश हैं उनको मिला के बना था, जिसमें आपका इंग्लैंड हो गया, वेल्स हो गया, स्कॉटलैंड हो गया, एक और है, ठीक है। चार देश मिलकर राष्ट्रमंडल बने थे, ठीक है। तो उस शासन काल में केवल सबसे शॉर्ट पीरियड था 326 डेज का, किसका, एडवर्ड एट का, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए, तो बाकी इसके बारे में और जानना हो तो जान लीजिए। Absurdism, a philosophical attitude is prevailing in much of modern literature, ठीक है। इसका मतलब ये है, जो बेतुकापन था एक दार्शनिक दृष्टिकोण आधुनिक साहित्य के अधिकांश भाग में व्याप्त है, ठीक है। एडवर्ड जो एट थे, ठीक है, उनका जो उत्तराधिकारी उनके भाई एल्बर्ट थे, ठीक है, जिन्होंने जॉर्ज सिक्स नाम का शाही नाम लिया। जॉर्ज सिक्स का उत्तराधिकारी एलिजाबेथ द्वितीय आया, ठीक है। मतलब ये ध्यान रखिएगा, इनके जो सक्सीडेड थे वो इनका जो इनके बाद जो राजा रानी बनी वो एलिजाबेथ सेकेंड बनी, ठीक है, 1942 से 1952 तक, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं आज के हम फर्स्ट अपने राइटर के बारे में, जिनका नाम है रुडयार्ड किपलिंग, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको क्लास को थोड़ा सा ऑफ करनी पड़ेगी और 2 ही मिनट में इस क्लास को आपको ज्वाइन करना है, जिसमें हम यूनिट 1 के रुडयार्ड किपलिंग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको यहीं पे ऑफ करते हैं, नेक्स्ट क्लास को आप लोग ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।